माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। इस वॉइस नोट को खास करके वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे जो लीगल पे गए हुए हैं। मैं इस वॉइस नोट में नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं एक घटनाक्रम पहले बताने की कोशिश करूंगा कि आप उसको समझा सकूं आपको, जिसके गवाह कई लोग हैं। उस घटनाक्रम का जो अंजाम हुआ तो वो बताना चाहूंगा, और आज इस वॉइस नोट की आवश्यकता क्यों पड़ी ये बताऊंगा। खास करके वो लोग जो लीगल में गए हैं इसको जो बहुत ध्यान सुनेंगे, ताकि कुछ ऐसे बेगुनाह लोग भी लीगल चले गए हैं जिनको मतलब इस बात से नहीं कि एफआईआर कंप्लेन में क्या होता है, उनको मतलब अपने पैसों से और अपनी प्रॉपर्टी से है। तकरीबन 14-15 माह पहले हमारी कंपनी के एक ये कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से और कस्टमर की तरफ से हमेशा उनका रुझान रहा है कि दोनों का भला हो, कंपनी का भी कहीं नुकसान ना हो और कस्टमर कहीं भी नुकसान ना हो। उनका मेरे पास एक ऑफर आया था कि जो संस्थाएं संगठन जो बने हुए हैं, उस संगठन के लोग जिन्होंने लखनऊ के अंदर एक पीआईएल डाली है, उस पीआईएल में ऑलमोस्ट मैक्सिमम मोर देन 60% कस्टमर वो हैं जिनका पोजीशन नहीं हो पाया था। कुछ आर्मी के लोग थे, बाकी बचे हुए लोग वो हैं जिनकी चेक डिसऑनर्ड हुई थी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका प्लान में पैसा था। तो मैंने उनसे ये बात बोली थी कि 60% ज़्यादा लोगों का पोजीशन अगर है तो पोजीशन में आसानी से दिला सकता हूँ, यानी इस पीआईएल के 60% लोगों को रास्ता मिल सकता है आसानी से। जिनकी चेकें डिसऑनर्ड हैं उनके लिए मैं कोर्ट में एक आवेदन डाल सकता हूं कि हमारा बैंक अकाउंट सीज है, बैंक में जो पैसे पड़े हुए हैं इस चेक के एवज में उतने पैसे को फ्रीज कर दिया जाए, ताकि जैसे ही बैंक ओपन हो इन कस्टमर को उनके पैसे दे दिए जाए। ये अब से तकरीबन 14 महीने पहले की बात थी। तो उनको एक गारंटी मिल जाएगी कि हाँ, जितनी जल्दी या शीघ्र ये हो जाता है काम और इनको करा दिया जाएगा। बच जाता है जिनका प्लान है, उनके एवज में, ज़मीनों के एवज में मैं प्राइम लोकेशन की ज़मीनें, यानी पैराडाइज गार्डन में, शाइन वैली में और वैदिक विहार में, वो प्राइम लोकेशन ज़मीन जो हाईवे से लग करके थी, यानी एंट्री करते ही 200 मीटर के दायरे के अंदर की ज़मीनें थी। ऐसी ज़मीनें जिसकी टोटल वैल्यू करीब 10 से 15 करोड़ रुपए निकल करके आ रही थी सेलिंग प्लॉट की वैल्यू में। वो ज़मीनें जिसके लिए उस टाइम पर मैंने तैयारी करके, कुछ ज़मीनों पर पैसा बैलेंस था, मैंने पैसा दे भी दिया था किसान को रजिस्ट्री कराने के लिए, और उनको मैंने ऑफर भी किया था कि हमारे पास करीब 5 बीघे की ज़मीन है जो हम आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें आप पर भरोसा है, और उतनी वैल्यू की आप गारंटी दे दीजिएगा, और आप अपने कस्टमर को बता दीजिएगा इतनी वैल्यू का माल आप पास आ चुका है और आप अपने पीआईएल को विड्रॉल कर लें अगर आप करना चाहते हैं। ये मेरी तरफ से ऑफर नहीं था, ये ऑफर उनकी तरफ से था कि वो विड्रॉ करना चाहते हैं। खैर, ये सारी बातचीत हो चुकी थी, सब कुछ फाइनलाइज था, लेकिन उस संस्था की एक महिला कार्यकर्ता जो उस संस्था में शायद मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रही हों, उनसे उनके साथ की गई वार्तालाप की ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास आई, जिसमें उन्होंने मेरे इस ऑफ़र को बहुत ही मतलब भद्दे तरीके से मजाक में लेते हुए ये कहा था कि उनकी सारी ज़मीनें तो गड्ढा में है, ज़मीनें, बहुत शब्द थे, मैं उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा, जबकि वही ज़मीनें बाद में दूसरे कस्टमर लायबिलिटी उतारने काम भी आई हैं। साथ ही साथ समय सीमा जो निर्धारित करी गई थी, मैंने मांगा था कि मैं मैक्स, क्षमा करिएगा एक कॉल आ जाने की वजह से पिछली ऑडियो पूरी नहीं हो पाई, इसलिए मैं पिछली ऑडियो के जो बचे हुए अंश है मैं इस ऑडियो में कंप्लीट कर रहा हूं। तो वो जो महिला कार्यकर्ता थी उस संस्था की, जो वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से थी, शायद उन्होंने बहुत ही मजाकिया और भद्दे तरीके से कहा कि उनकी सारी ज़मीनें विवादित हैं, गड्ढे में हैं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया। उन्हीं ज़मीनों को, जिन ज़मीनों को मार्केटिंग कर रखा था उन लोगों ने, जिन ज़मीनों से उन्होंने कमीशन कमाया है, जिन ज़मीनों के ऊपर पीआईपी डाल करके 1 का 2 का उन्होंने प्लान लिया था, जिन ज़मीनों के ऊपर उन लोगों ने रिवॉर्ड क्वालिफाई किया था, जिन ज़मीनों के एवज़ में बुकिंग कराने की वजह से उनको बहुत से ऐसी चीज़ें मिली थी जो शायद हो सकता है कि उन्होंने अपने कंप्लेन में घोषित ना किया हो। उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी सुरक्षित है, लेकिन क्योंकि महिलाओं की आपस की बातचीत थी इसलिए मैं उसको नहीं डालना चाहता हूँ। उसके अंदर कुछ पर्सनल बातचीत भी थी। फिलहाल जो उन्होंने उस समय शब्द इस्तेमाल किए, तो किसी प्रकार से एक सम्मानित व्यक्ति और एक सम्मानित कंपनी के लिए कतई इस लेवल पर नहीं था कि मैं उसको मानता, क्योंकि उसको मानने का मतलब ये था कि मैं अपनी गलती मान लेता और उनके शर्तों पे आ जाता। साथ ही साथ उसमें समय सीमा निर्धारित की गई थी मेरी तरफ से। मैंने कहा था मैक्सिमम 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सारे पोजीशन और सारी रजिस्ट्रियाँ करा करके और आपके नाम पे ज़मीन करके सब, मैं मैक्सिमम 2 महीने, ज़्यादा नहीं लगेंगे,
हाँ, मुझे याद है मैंने 2 महीने की बात करी थी, तो उस पर उन्होंने जब ये बात रखी कि 2 महीने के अंदर सर पूरा करा देंगे, तो उन्होंने हंसते हुए उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे 2 महीना तो बहुत दूर है, 2 महीने से पहले तो उठ करके दुबई से बंद कर यहाँ चले आएंगे। तो उन्होंने पूछा मतलब, बोले कि अरे सब तैयारी हो गई है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 2 महीने से पहले ही वो दुबई से उठाकर यहाँ ला लिए जाएंगे। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने उनसे कहा कि ठीक, अब उनको कह दिए कि फिर वो इसी का इंतज़ार कर ले। कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 14-15 माह पहले जब सामने की तरफ से मुझे खुद ऑफर आया और ये कहा गया कि ये पीआईएल में जितने लोग हैं ये सारे लोग का सेटलमेंट करने के लोग तैयार हैं अगर आप रास्ता देते हैं, और मैंने बोला कि 60% लोगों का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। पोजीशन करवाना है, मेरे पास प्लॉट है पोजीशन वाले, मैं तुरंत करा दूंगा। बचे 40% लोगों में जिन लोगों का चेक डिसऑनर्ड हुआ है उन लोगों के लिए मैं एक लीगल रास्ता दे देता हूं, और साथ ही साथ जिन लोगों की ज़मीनें रजिस्ट्री होनी है या जिनका पैसा वापस जाना है उसके लिए मैं ज़मीन की गारंटी दे देता हूं। और प्लॉटेड एरिया से तकरीबन मोर देन 15 करोड़ से ऊपर की वैल्यू का मैं प्लॉट उस समय पर लिखने के लिए तैयार भी था, वो भी बाजार वैल्यू से नहीं बल्कि उस वैल्यू से जिस वैल्यू पे बेच कर आसानी से ये उस पैसे को, वो गारंटी के तौर पे था, वो कि इनका काम हो जाता तो ये मुझे उतनी लैंड वापस कर देते, कब्जा मिल जाता तो लैंड वापस आ जाती, ऐसे कई अरेंजमेंट किए गए थे, यानी कस्टमर के हित की सारी बातें करी गई थी। लेकिन जब ये रिकॉर्डिंग मेरे पास आई तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के साथ मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं। अब आपको एक बात मैं बता देना चाहूँगा, आप इसको किसी बहुत ही अच्छे लॉयर से वेरीफाई कराइएगा, किसी फिल्मी लॉयर से वेरीफाई मत कराइएगा जो फिल्मों को देख करके, फिल्मों से प्रेरित होकर के जो वकालत कर रहा हो, या ऐसे लोगों से राय मत लीजिएगा, बल्कि रियली किसी सीनियर लॉयर से इसको वेरीफाई कराइएगा। आज की तारीख में कोर्ट के अंदर जो खेल खेला जा रहा है उस खेल को देखते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं, सुबुद्ध लोग हैं, जिनको समझ में आने लग गया है कि यहाँ पर मामला कस्टमर की लायबिलिटी उतारने का नहीं बल्कि फिल्मी हीरो बनने का है। तो आज भी कुछ लोगों ने मेरे पास ये ऑफर उन्हीं के द्वारा भेजा जिनके द्वारा आपसे 14-15 मास पहले मेरे पास ऑफर आ चुका था, 1.5 साल हो रहा होगा करीब करीब। उनके द्वारा आज फिर मेरे पास ऑफर आया और मैंने उनको जवाब दिया है। मैं ग्रुप पर मैसेज डालते हुए बगैर नाम लिए कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनको ये जवाब दिया है कि आप इस बात की गारंटी लीजिए, अगर मैं कोई रास्ता दूं भी तो क्या गारंटी कि फिर से इस रास्ते पर लोग चलेंगे, मैं अपना समय क्यों खराब करूं। मैं इस ग्रुप के द्वारा इसलिए आप लोगों तक संदेश पहुंचा रहा हूं कि हो सकता है कि मैसेज किसके द्वारा मुझ तक आया और किन किन लोगों ने भेजा, उनमें आप कस्टमर भी शामिल हो जो इस मैसेज के संदर्भ में जिनका जिक्र किया गया है। तो आप तक सही बात जानी चाहिए, पिछली बार बात नहीं गई थी, आप पास पूरी सही बात जानी चाहिए कि आपको रास्ता मिल सकता है, आपको रास्ता मिल सकता था, खासकर ऐसे लोगों को रास्ता मिल सकता था या मिल सकता है जिन लोगों के कब्जे थे, अब तक उनका पोजीशन हो चुका होता, अपने बाउंड्री करा चुके होते, दाखिल खारिज करा चुके होते, मकान बनवा रहे होते, अगर आपको रास्ते पे चलने दिया गया होता। हर वो शख्स जिसकी चेक डिसऑनर्ड हुई थी, एटलीस्ट उतनी लिमिट तक की चेक की गारंटी हो गई होती जितना अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ था। हम खुद ही एफिडेविट दे देते कि हमारे अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, जिस दिन बैंक अकाउंट ऑपरेट होता है पहले इनका पैसा दे दिया जाए। अन्यथा हम ये कर सकते थे कि कोर्ट अपने मॉनिटरिंग में इस पैसे को इनके नाम पर फिक्स कर दे, जैसा चाहे वैसे कर ले, अपने पास रख ले, ताकि जब मुकदमा खत्म हो तो इन लोगों को इनका पैसा फायदे के साथ दे दिया जाए। बहुत से रास्ते लीगल में हैं जो लोगों ने लाने ही नहीं दिया। आपको सच में लीगल लड़ाई नहीं लड़ा रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ कमीशन की, फीस की, हीरोगिरी की लड़ाई लड़ा रहे हैं। आप इनको मुकदमा देंगे या आप मुकदमा जीत जाएंगे, आप इनको 20-25 हज़ार की फीस दे देंगे, लेकिन आप जैसे लोगों के मुकदमों को इकट्ठा करके रिडेम्पशन के नाम पर लाख लाख रुपए कमाएंगे ये लोग। और वो हो रहा है, वो हुआ, उसका रिकॉर्ड मेरे से मौजूद है। आज अभी से ये जो चीज़ें शुरू की है मैंने आज के बाद से, आप देखेंगे कि ऐसे न जाने कितने रिकॉर्ड अब आपके सामने आने वाले हैं जिसमें इन लोगों ने खेल किया और बदनाम कंपनी को किया है। फिलहाल मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग में अपने सभी लीगल कस्टमर को बताना चाहूँगा कि अब तक जो भी कोर्ट में मामलात हुए हैं और जो बाहर खेल किया गया, वो दोनों मिला करके आपके केस को उतना मजबूत अब नहीं रहने दिया इन लोगों ने। अच्छा, केस था भी नहीं, क्योंकि सामने पार्टी, हमने खुद दे रखा है हलफनामा कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। हमारे जजमेंट में आया है कि सामने से पार्टी कंपनी तैयार है सेटलमेंट के लिए, वो हमारे उसमें आया हुआ है, अपील में आया हुआ है।
लेकिन ये लोग, जिन लोगों ने आपको अब तक इतने लंबे समय तक रोक रखा है, हमारे तक नहीं आने दिया है, या ऐसी बातें करके आपको बरगलाते रहें, इनकी वजह से आपके मामलात बहुत लंबे खिंच रहे हैं। अब कोर्ट में जितने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं और कोर्ट में जितने फेक स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसा मेरा संबंध किसी ऐसे के साथ लगाया गया जिससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है, मेरी नेशनैलिटी, ड्यूल नेशनैलिटी के ऊपर सवाल उठाया गया, वो है ही नहीं कहीं किसी हाल में। 60,000 करोड़ से ऊपर के स्कैम का मामला किया गया, वो है ही नहीं किसी हाल में। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में डाली गई हैं, और साथ ही साथ इन लोगों ने स्कैम किए हैं। फर्जी पेपर लगा करके लोगों को जमानत कराई गई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के लोगों को FIR कराई गई, फर्जी डेटा देकर के लोगों को FIR स्टैंड की गई है। तो अब ऐसे लोग, ये लड़ाई घूमेगी कहीं और इस लड़ाई को अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं वहां तक भी लेके जाऊंगा। यानी जो 14-15 महीने पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जो रास्ता दिया गया था जिन लोगों को, उन लोगों को लड़ने के नाम पर लोग 1.5 साल बिता दिए, और अगला 1.5-2 साल फिर बिताने वाले हैं ये लोग। अगर अपने कस्टमर से मैं निवेदन करूंगा कि वो सारे लोग जो लीगल में गए हैं, अगर वो सच में रास्ता चाहते हैं मुझसे, तो जो मेल ID दी गई लीगल वाली, उस पर मेल करें। अगर आपको किसी को बीच में रखना है तो उसका रेफरेंस भी डाल दें। जिनके द्वारा मेरे पास मैसेज आया है, अगर आप उनको समझ चुके हो तो लीगल वाले, जो उनके लीगल के लोग हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस बात की तस्दीक ले सकते हैं कि हाँ, मैं रास्ता देने के लिए तैयार था, उस रास्ते से केस खत्म हो गए होते आप लोगों के। मुझे अगर कंपनी का केस खत्म करने खाली लालच होता तो मैं इलाहाबाद की PIL पर जाकर के ज़्यादा फोकस करता, जबकि ये PIL डाली गई थी लखनऊ में, और मैंने ये कहा था कि इस PIL को आप लोग स्टैंड नहीं करा पाएंगे क्योंकि इसके अंदर 80% के आसपास केस तो मैं अभी तुरंत सेटल कर सकता हूँ। आप कोर्ट में आओगे, मैं सीधा बोल दूंगा हाँ जी मैं तैयार हूँ करने के लिए, ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी PIL आपकी। अब फैसला आपको करना है कि थ्रू कोर्ट, अब तक मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ूं, लेकिन अब जब हमने सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिए, सारी बुरी चीज़ें हमारे साथ हो गई, एक ही चीज़ बची है ना जिसको लेकर के आप बहुत बड़ा तीर समझते हैं कि बहुत तीर मारना बाकी है, कि आप मेरे आने के इंतज़ार करें ना, वो उसके लिए मैं तैयार बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपके कहने से नहीं, अपनी ज़रूरत मैं देखूंगा कि अब मेरी ज़रूरत वहाँ हो गई जाने की, तो मैं बिल्कुल चलाऊँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाकी अदरवाइज़ इंटरनेशनल लॉ हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उन सब के भी समय लगते हैं। इतिहास गवाह है, आपको पता है अच्छे तरीके से, आप खुद देख रहे हैं, मुझसे पहले भी न जाने कितने लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, आपको खुद पता है। और मैं जहाँ पे जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर ऐसे लोगों से भी मेरे ताल्लुकात, जान पहचान, मिलना जुलना है, जिनके ऊपर ऐसे केस पहले भी रह चुके हैं। फिलहाल मैं इन बातों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ कि इसके एवज में मैं ऐसा कुछ निगेटिव सोच रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मेरी कंपनी को, मेरे कस्टमर को और मेरी कंपनी को बेदाग होने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं अब समझौता कस्टमर को रास्ता देने के लिए करना चाहता हूँ, सौदेबाजी के लिए नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस वॉइस नोट के द्वारा उन सभी पुराने कस्टमर को ये कहना चाहूँगा, फैसला आपको करना है कि अगला 3 माह या अगला 3 साल या उससे भी ज़्यादा, ये आपको तय करना है। अगले 3 माह के अंदर अगर आपको अपने पूरे सेटलमेंट लेकर ख़त्म कर लेना सारे मामलात को, तो फैसला आप कर लीजिए, और फिर से जैसे 3 साल बीता वैसे अगला 3 साल और फिर न जाने कितने 3 साल तक आपको जाना है, तो भी आप फैसला कर लें। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा, किसी अच्छे वकील से राय लीजिएगा। इन सारी धाराओं में जो सजाएं होती हैं, उन सजाओं को काट लेने के बाद कोई क्लेम नहीं बनता है। कोर्ट हमें ऑर्डर कर सकती है कि हम जुर्माना भरें, कोर्ट हमें सजा दे सकती है कि हम जेल काट लें, कोर्ट हमें कभी भी बाध्य नहीं कर सकती है कि हम आपके पैसे की अदायगी करें। अगर हमारे पास कंपनी में पैसा पड़ा हुआ है तो कोर्ट उसको ले करके आपको दे सकती है। अदरवाइज कोर्ट के पास कोई भी जजमेंट अगर आता है जिसमें हमें सजा हो जाती है, तो उसके बाद हमारे सर से क्लेम खत्म हो जाता है। हम चीटर नहीं हैं, हम फ्रॉडियर नहीं हैं, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है जिसकी वजह से हमें इस बात का डर हो कि हमें लीगल फेस करने में कोई दिक्कत आएगी। और बाकी अब हमारी लीगल लड़ाइयों को आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, सामने दिखाई देगा।
फिलहाल इस वॉइस नोट के जरिए मैं एक लीगल में गए उन कस्टमर से कहना चाहूंगा जो आलतू फालतू के लोगों की बातों में आ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सही कांटेक्ट पकड़िए ताकि आपका काम हो। ऐसे कांटेक्ट मत पकड़िए जो हर बार आपको तारीख में एक नई स्टोरी बताते हैं और होता हुआ था कुछ नहीं इनसे, और होगा भी कुछ नहीं इनसे, ये भी तुम्हें बता देते हैं। जिस दिन ये सच बोलना शुरू कर देंगे उस दिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं खुद बोलूंगा कि हाँ इनका ये काम हो जाएगा। लेकिन जब तक ये झूठ के आधार पर मुकदमा लड़ते रहेंगे, मैं दूर बैठ कर मजा लेता रहूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे।